नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे बच्चों में होने वाली कान की आम समस्याओं पर। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर आशीष चंद्रा जी, ईएनटी विभाग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बच्चों और बड़ों के कान की फिजियोलॉजी में क्या अंतर होता है? फिजियोलॉजी से आप लोगों का मतलब है कि कैसे काम करते हैं, कैसे हमारी सुनने की जो ऑर्गन्स हैं कैसे काम करते हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे बच्चों के कान होते हैं वैसे ही बड़ों के कान होते हैं। जी डॉक्टर साहब, किस उम्र तक बच्चे पूरी तरीके से सुनना शुरू कर देते हैं? नहीं, बच्चे उम्र तक नहीं, बच्चे जब अपनी माँ की कोख में होते हैं उस टाइम से ही सुनाई देना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे जन्म से पहले ही सुनते हैं और उनकी सुनने की क्षमता और बेहतर होती चली जाती है। जी, अगर डॉक्टर साहब हम समस्याओं की बात करें तो बच्चों में कान की क्या क्या आम समस्याएं होती हैं? आम समस्याओं में जो माँ बाप हमारे पास अपने बच्चों को लेके आते हैं, एक तो उनको लगता है कि उनके बच्चों के कान में मैल बहुत बन रहा है। अब मैल एक समस्या नहीं है, मैल होना कान में एक नॉर्मल बात है, एक आम बात है, और उस मैल का अपने नॉर्मल तरह से काम करता रहा है, उसमें भी उसका रोल होता है। पर वो लोग इस समस्या के साथ आते हैं तो उसके लिए उनको जो भी इलाज बताया जाता है वो करते हैं। फिर कुछ माँ बाप अपने बच्चों को कान से पानी आ रहा है इसलिए लेकर आते हैं, सुनाई देने में कमी है इसलिए लेकर आते हैं। जो कम उम्र से नहीं सुन पाते वो बच्चे बोल नहीं पाते, तो कई बार बच्चे केवल इसलिए लेकर आते हैं बच्चे बोल नहीं रहे हैं, वो बाद में जांचों पे पता चलता है कि उनमें सुनाई देने की समस्या है या कान में सीटी बजती रहती है। कभी कभार कोई कान में खून आ गया या कोई फॉरेन बॉडी भारी ऑब्जेक्ट चला गया। ये आमतौर पे इस तरह के मरीज हम लोग अपने ओपीडी में देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये देखते हैं कि नहाते वक्त बच्चों के कान में कभी कभी पानी चला जाता है। जी। तो अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो इसके निदान क्या है? हाँ, तो जैसे मैंने पहले कहा, पानी जाना भी कोई एक परेशानी नहीं है। चला गया ठीक है, जाना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा हम लोगों को एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन जैसा आता है, बट ना जाए तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक रुई ले लें और उसमें वैसलीन क्रीम लगा लें या उसको कड़वे तेल में भिगो के निचोड़ के अपने कानों में रख लें नहाने से पहले, और नहाने के बाद निकाल दें। और मान लीजिए चला गया तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ समय के बाद या तो खुद ही निकल जाता है या जिस कान में गया है उस तरफ सर को थोड़ा सा तिरछा करके कान के बाहरी हिस्से को यदि दबाया जाएगा तो उससे भी थोड़ा सा आराम मिलता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बात करी कि कान में मैल जम जाता है बच्चों के, तो उसको निकालने के लिए अक्सर माँ बाप कभी कभी नुकीली चीजें कानों में डाल देते हैं। तो इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं बच्चों को? नुकीली चीजों से सबसे ज्यादा कॉमन परेशानी होती है कि जो बाहरी कान में खुरच हो सकता है वो उसमें, तो उससे आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, या ज्यादा ही अंदर चला गया नुकीली चीज तो उसमें और इन्फेक्शन बन जाता है। कई बार एक्सीडेंटली वो इतना अंदर तक नुकीली चीज चली जाती है कि कान के पर्दे में सुराख हो जाता है। तो इसलिए ये चीज कभी भी नहीं करनी चाहिए। और ना ही जो हम लोग अपने सड़क किनारे जो लोग कान साफ कर रहे होते हैं उसके पास कभी जाना चाहिए, क्योंकि उनके औजार काफी गंदे होते हैं। वो एक इंसान पे इस्तेमाल हुआ औजार दूसरे पे कोई साफ सफाई नहीं रखते हैं और उससे कान में उल्टा इन्फेक्शन जरूर हो जाता है। आपने जैसे कि इन्फेक्शंस की बात करी, तो इन्फेक्शन के क्या क्या और कारण हो सकते? या तो कान में बाहर से इन्फेक्शन जा सकता है कि कान में एक्सीडेंटली पानी चला गया, गंदा पानी था, कान बहने लगा। कान में फफूंदी बहुत हो जाती है बरसात के मौसम में जब हमारे एटमॉस्फेयर में नमी होती है। दूसरा, इन्फेक्शन पहुंचता है नाक के द्वारा। एक रास्ता होता है जो कि मध्य कान को नाक के पिछले हिस्से से जोड़ता है, उसको हम लोग टेक्निकली यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। तो कई बार जिन लोगों को नाक में आए दिन इन्फेक्शन होते रहते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब के रास्ते से वो कान के बीच के हिस्से में पहुंच जाता है और फिर मरीजों के कान बहना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि दूध पिलाते वक्त अचानक से खांसी आ जाती है, तो कान में भी दूध चला जाता है, तो तब क्या करना चाहिए? इसके लिए हम लोग माओ को एडवाइस करते हैं कि वो कभी भी अपने बच्चे को बिल्कुल सीधा ना रखें, उसका थोड़ा सा सर वाला हिस्सा एक एंगल पे रखें, मान लीजिए 10-20 डिग्री, एक अंदाजे से बता रहा हूँ। तो कभी भी सीधा करके बच्चे को ना दूध पिलाएं, उसको जो है थोड़ा सा सर उठा के या सर या गर्दन और छाती का ऊपरी हिस्सा उठा के दूध पिलाएं, तो उससे नाक के अंदर और नाक से कान के अंदर दूध और उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, कभी कभी बच्चों को शिकायत रहती है कान में दर्द की, तो तेल वगैरह डाला जाता है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये कितना ज्यादा सेफ है? अगर कान के पर्दे में सुराख नहीं है तो
तेल डालने से कोई नुकसान नहीं है। हाँ, गरम तेल नहीं डाला जाना चाहिए। जहाँ तक कि कान के दर्द में हम लोग के पास रोज मरीज आते रहते हैं कि हमारे कान में दर्द है, आपको ड्रॉप दे दीजिए, या ज्यादातर मरीज ड्रॉप डाल के आते हैं और कहते हैं कि हम तो ये ड्रॉप डाल रहे हैं, कान के दर्द में कोई आराम नहीं मिला। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि दर्द के लिए एज सच कोई ड्रॉप्स का रोल नहीं है। हाँ, मान लीजिए कान के बाहरी हिस्से में फफूंदी फंगस हो गई है तो उसके लिए कोई ड्रॉप्स वगैरह दी जा सकती हैं। नहीं तो ज्यादातर दवाइयाँ अगर कि छोटे बच्चों को हो तो उनको सिरप के माध्यम से देनी होती हैं दर्द के लिए, या थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको कैप्सूल या टैबलेट्स देनी होती हैं। जी डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि हर जगह नॉइज पोल्यूशन बहुत है, सड़क पे भी है, घर में भी है। बिल्कुल। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों को और कैसे बचाया जा सकता है? हाँ, ये आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि इंसान की सुनाई देने की क्षमता, जो कि बुढ़ापे में कम होती थी, 55, 60 या 65 साल तक हम लोग देखना शुरू करते थे कि कान की नसें कम हो रही हैं। अब वो हम लोग 30, 35, 40 साल की उम्र में भी देखना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोगों में तो उससे भी कम में देखने को मिल जाता है। फिर इंसान एकाग्र, एकदम अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है, चिड़चिड़ा रहता है, उसके काम में मन नहीं लगता है, उसकी ओवरऑल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ उसकी वजह से अफेक्ट हो जाती है। तो शोर का बहुत ही खराब रोल है हमारे कान की सेहत के लिए, और किसी भी तरह के शोर से, इवन जो मोबाइल फोन और हेडफोन्स लगा के गाने सुनना या ऑफिस में काम करने का चलन बढ़ गया है, इसकी वजह से बहुत दिक्कतें बढ़ रही हैं ये। तो इसके लिए इंसान को अपनी एक ऑल्टरनेट सोचने पड़ेंगे, एक विकल्प कि हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या हेडफोन्स या किसी पार्टी म्यूजिक कॉन्सर्ट में जा रहे हैं कि वहाँ शोर शराबे से दूर रहें। जी डॉक्टर साहब, कई बच्चों को जन्मजात समस्याएं होती हैं, जैसे कि बच्चा जन्म से ही सुन नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ हम कैसे पता लगाएंगे कि उसको ऐसी कोई समस्या है? इसके लिए कुछ जांचें होती हैं। जैसे एक जांच का नाम होता है ओटो अकॉस्टिक एमिशन, टेक्निकल शब्द बोल रहा हूँ, उसको शॉर्ट में हम लोग OAE कहते हैं। उससे हमें कुछ संकेत मिलता है, एक डाउट लगता है कि हाँ, इस बच्चे की सुनने की क्षमता में कुछ कमी है। तो ये टेस्ट हम फिर 4 हफ्ते बाद रिपीट कराते हैं। रिपीट टेस्ट में भी ये प्रॉब्लम दिखती है तो फिर एक और टेस्ट होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बेरा कहते हैं, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, वो करवाते हैं। थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, मान लीजिए 5-6 साल की उम्र के बियॉन्ड का है, बातें समझ के जवाब दे सकता है, तो एक टेस्ट है जिसको हम लोग प्योर टोन ऑडियोमेट्री, शॉर्ट में PTA कहते हैं, ये करवाते हैं। तो आम तौर पे इन 3-4 टेस्ट से, एक इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री होती है, इन 3-4 टेस्ट से हम लोग को पता चलता है कि बच्चे के कान में सुनाई देने की क्षमता कम है या नहीं, और यदि नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है, क्या उसके प्रोग्नोसिस और आगे परिणाम रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, जांच के क्या कोई अन्य तरीके भी हैं? हाँ, आमतौर पे देखिए सुनाई देने के तो यही कुछ टेस्ट हैं, उसके अलावा कुछ और हायर लेवल टेस्ट होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने इन 4 में से कोई ऐसा टेस्ट करा और हमें, एक उदाहरण के तौर पे दूंगा, किसी ट्यूमर होने की आशंका लग रही है सुनाई देने के रास्ते में, ब्रेन में, तो उसके लिए फिर MRI स्कैन या CT स्कैन कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, श्रवण शक्ति को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? बेहतर बनाने के लिए इंसान उपाय करे ना करे, बट जो चीज उसको खराब कर सकती है उनसे जरूर दूर रहे। शोर शराबे से, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, सिगरेट या बाकी नशे से, हेडफोन्स लगा के अपना काम करने से। बेहतर बनाना है तो आप अपनी एक अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए, फल सब्जी युक्त वाला, जो भी हम लोग के ट्रेडिशनल इंडियन फूड रहे हैं, हमारे खाने के तौर तरीके रहे हैं, उतना जितना उसके हम करीब रहेंगे उतना ही हमारा कान का सेहत और बाकी शरीर की सेहत रहेगी। जी डॉक्टर साहब, अगर एंटीबायोटिक्स की हम बात करें तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रूरी है इंडिकेशन पे, संकेत है तो एंटीबायोटिक का रोल है, इंडिकेशन नहीं है तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, उल्टा नुकसान और कर देगी। अच्छा, अगर कान में बार बार इन्फेक्शन होता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि उसको कोई और गंभीर बीमारी भी हो सकती है? हाँ, आमतौर पे कान के 3 हिस्से होते हैं, एक बाहरी हिस्सा, एक मध्य हिस्सा और एक अंदर का हिस्सा। तो बार बार इन्फेक्शन होता है तो आमतौर पे मरीज हमारे पास कान बह रहा है इसलिए आते हैं। पहले तो एग्जामिन करके उसको कान को देख के और फिर कुछ जांचें करा के ये अनुमान लगाना होता है कि किस हिस्से में बीमारी है जिसकी वजह से बार बार बह रहा है, और उसके हिसाब से उसको हम लोग दवाइयाँ या कुछ चीज़ों में सर्जरी की भी ज़रूरत होती है, उसकी सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, माता पिता के लिए आपकी मुख्य सलाह क्या होगी? माता पिता के लिए मुख्य सलाह होगी कि बचपन से ही वो, जब घर में एक बच्चा हो तो वो खुद भी अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहें जितना हो सकता है, जिससे कि बच्चा भी
यही देख के वो मोबाइल फ़ोन से दूर रहेगा। बहुत ज़ोर से रेडियो, ट्रांजिस्टर या टीवी ना चलाएं। खुद ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक रहता है। तो जो चीज़ें माँ बाप करते हैं वही चीज़ बच्चा अपने जब शुरू से देखेगा तो वो उन्हीं को एज एग्जाम्पल करके फॉलो करेगा। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते बस आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कान की समस्याओं को और गंभीर ना होने पाए, इसको रोकने के लिए कुछ इजी स्टेप्स जो आप बताना चाहें। जो आम चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो एक तो ये बार बार अपने कान को किसी चीज़ से साफ़ ना करें, चाहे वो पेन, पेंसिल या कोई पिन हो या इवन ईयरबड हो। हम लोग को अच्छा लगता है कान में इसी से को जाके, बट हाँ उससे डैमेज भी हो सकते हैं। स्मोक से दूर रहें। स्मोकिंग स्मोक। से आपके फेफड़े, नाक भी अफेक्ट होते हैं, इवन कान भी अफेक्ट होता है। और कान में कोशिश करें कि पानी ना जाए। तो जैसे हमने पहले बताया था कि कान नहाने से पहले एक रुई को या तो किसी कड़वे तेल में भिगो के या वैसलीन क्रीम लगा के अपने कान में रख लें और नहाने के बाद निकाल दें। तो आमतौर पे यदि कान सूखा रहता है तो जो आमतौर पे जो कान में बीमारियां हो सकती हैं वो नहीं होती हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी माता पिता बच्चों के कान में कुछ मॉइस्चराइजर्स भी लगा देते जी हैं, जी। तो वो कितना सेफ है? क्या ऐसा करना चाहिए? मॉइस्चराइज़र यूजुअली ऑयल बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, तो मेरे समझ से कोई ऐसा बहुत नुकसान नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना लगाएं। जी। मॉइस्चराइज़र वही काम करेगी जो मैंने बताया कि आप किसी रुई को वैसलीन या तेल में भिगो के रखें, ऐसा कोई जी। विशेष नुकसान नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों की कान की समस्याओं पर इतनी उपयोगी जानकारी हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।